चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में आज हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप समझने वाले हैं। 11th स्टैंडर्ड में आपको क्या था? सोल ट्रेडर का फाइनल अकाउंट्स। 12th स्टैंडर्ड का पहले चैप्टर में क्या दिया हुआ है? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। सिंपल सी भाषा में मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप समझने के लिए सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन। पार्टनरशिप का क्यों रेलेवेंस हुआ या क्यों डेवलपमेंट हुआ। नाउ जो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या? 1 पर्सन बिजनेस, उसके कुछ लिमिटेशंस थे। लिमिटेशंस क्या था? कैपिटल लिमिटेड था, एक आदमी कितना पैसा लगा सकता है, 2 लोग ज़्यादा लाओगे ना पैसा। मैनेजरल एबिलिटी, एक आदमी को मैनेज करना भी कठिन होता है, 2 लोग रहे तो एक खरीदी दिखेगा एक बिक्री दिखेगा। लॉजिक क्लियर। लायबिलिटी भी अनलिमिटेड, यहाँ पे लॉस हुआ तो लायबिलिटी शेयर हो जाएगा। अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल है सेक्शन 25। कोई स्टेबिलिटी नहीं, एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन। इन शॉर्ट एक आदमी धंधा करता है तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी, लैक ऑफ स्टेबिलिटी, लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड साइज ऑफ बिजनेस के वजह से पार्टनरशिप का रेलेवेंस हुआ, पार्टनरशिप बढ़ा वक्त के साथ साथ। लेकिन हम कैसे डिफाइन करें पार्टनरशिप को, या पार्टनरशिप फॉर्म कैसे होता है? मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लूँगा। नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल कि यहाँ पे ए एक आदमी है, बी दूसरा आदमी है। ए बी को ऑफर डालता है कि क्या तू मेरे साथ पार्टनरशिप करेगा? बी बोलता है यस, मतलब बी एक्सेप्टेंस करता है। डू यू एग्री? सो पार्टनरशिप इज नथिंग बट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस अमाउंट्स टू एन एग्रीमेंट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। इन दोनों को आप जोड़ दो तो हम क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट। और दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल, दिस एग्रीमेंट कैन बी रिटन। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। आया समझ में? जो बिजनेस करते हैं दैट इज पार्टनरशिप बिजनेस। 2 या ज़्यादा लोग के बीच में क्या हुआ? एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट के बिना पार्टनरशिप हो सकता है? एब्सोल्युटली नो। ये एग्रीमेंट कैसे होगा? ओरल और रिटन दोनों हो सकता है। ठीक है। सो ये एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप बोलेंगे। जिनके बीच एग्रीमेंट हुआ उनको क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। और ए और बी इंडिविजुअली पार्टनर, ए और बी को जोड़ दो तो बन जाएगा पार्टनरशिप फर्म। क्लियर हुआ? नाउ जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप के लिए कौन सा कायदा लागू होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लंदन का आई थिंक पार्टनरशिप एक्ट समथिंग 1890s में कुछ तो है। ठीक है। वहाँ पे सेक्शन 4 डिफाइन करता है पार्टनरशिप को। क्या? कि इट इज़ द रिलेशन, मतलब सीधी बात है, वही बोल रहे हैं कि 2 या ज़्यादा लोग के बीच में एग्रीमेंट हुआ है जहाँ पे उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट। एक धंधा कर रहा है या सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। लॉजिक समझ में आया? सो पार्टनरशिप का 2 चीज़ ज़रूरी है आपको। पहला, पार्टनरशिप में कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस ज़रूरी है। आपका कंटिन्यूटी नहीं रहेगा तो उसको हम जॉइंट वेंचर बोलेंगे, पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होना चाहिए। उनका ऑब्जेक्टिव सर्विस रहा या चैरिटी रहा तो वो ट्रस्ट के अंदर आएगा, साईं बाबा ट्रस्ट। करेक्ट। तो जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो उसके कुछ फीचर्स भी होंगे। शॉर्ट में हम एक एक करके फीचर्स देखते हैं। जो पार्टनरशिप फॉर्म कैसे होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन हुम? द पार्टनर्स, 2 या मोर पार्टनर्स। अच्छा, ओरल महाराष्ट्र में चलता नहीं है, महाराष्ट्र में रिटर्न लगता है। उस रिटर्न को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। जैसे आप कॉलेज का फॉर्म भरते हो, यहाँ पे एक फॉर्मेट भी है मेरे पास, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया हुआ है बाल भारती में। सो ये रहा आपका
एग्रीमेंट होगा, इसको क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो में मैं फीचर्स और मीनिंग और फीचर्स डिटेल में बता रहा हूँ। सो पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होता है, बाय एग्रीमेंट। विदाउट एग्रीमेंट फॉर्म हो सकता है, एब्सोल्युटली नो। नंबर ऑफ पार्टनर्स, इसमें मैं आपको एक कंट्रोवर्सी बताता हूँ। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने, 2। कुछ बुक्स में आपको 100 मिलेगा, कुछ बुक्स में 200 भी था पहले। सो अमेंडेड इन 14, अभी आप बोलोगे 50। कितना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, 50। सो पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। मिनिमम कितने हो सकते हैं, 2। पार्टनरशिप में तो कम से कम 2 चाहिए, 2 में से एक ने बंद कर दिया या छोड़ दिया तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा। लॉफुल बिजनेस, नाउ व्हाट इज लॉफुल बिजनेस, इट कैनॉट अंडरटेक बिजनेस विच इज नॉट अलाउड बाय स्टेट। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। यहाँ पे बीफ बैंड है, हैदराबाद में बीफ लॉफुल है, वहाँ पे अलाउड है। महाराष्ट्र में बीफ बैंड है तो वो लॉफुल नहीं होगा। या आप फटाका का फैक्ट्री डालते हो हाउसिंग कॉलोनी के नज़दीक, वो तो अनलॉफुल है। और इलीगल, सीधी बात है, ड्रग्स बेचना, गांजा बेचना, ये सब इलीगल है, ठीक है। सो आप लॉफुल बिजनेस, आप कुछ भी करो जो गवर्नमेंट के दायरे के अंदर है। आप गुटखा नहीं बेच सकते महाराष्ट्र में लीगली, इलीगली बेचते वो गलत बात है, ठीक है। सो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए जिसको गवर्नमेंट के दायरे में। सी बीफ अनलॉफुल नहीं है, हिंदू धर्म में हिंदू अपने ऐसे लोग कभी खाएंगे नहीं, लेकिन वो हैदराबाद में मुस्लिम्स है, वहाँ पे वो लोग के लिए धर्म अलाउड करता है। वहाँ पे पॉर्क, डुक्कर का मांस अलाउड नहीं है मुस्लिम धर्म में, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपका बिजनेस लॉफुल होना चाहिए विच शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज एक्सेप्टेबल। और नेक्स्ट, दोनों के बीच में क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस। इसमें आपको मैं 2 पॉइंट्स बताऊंगा। नंबर 1, आप लोग सपोजिटली सब लोग में से 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी बोलता है। ए बोलता है कि मैं 70% मालिक का चाहूँगा प्रॉफिट में, बी 30%, या हो सकता है 50-50% हो दोनों का। सर इसमें प्रॉफिट और लॉस के लिए अलग अलग बना सकते हैं, वो मैं बताऊंगा क्या करना है, लेकिन दोनों ने पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट और लॉस ही नहीं दिया है। तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 अप्लाइज विच इज इक्वली, जितने पार्टनर्स है इक्वली होंगे। समझ में आ रहा है। सो प्रॉफिट एंड लॉस जो आपस में एग्रीमेंट हुआ, एक ने बोला मैंने कैपिटल डाला है तो मुझे 60% चाहिए, दूसरे को 40%, वो आपस का एग्रीमेंट है। तुम 90-10 करो, 70-30 करो, तुम्हारी मर्जी। तुमने नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिक क्या माना जाएगा, इक्वली। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। पहली बात तो ये सेक्शन 25 लागू होता है। व्हाट इज सेक्शन 25? एक पार्टनरशिप है, उनको कर्जा देना है, ₹1,00,000 का कर्जा है, 3 जन हैं। सो कायदा क्या बोलता है, ₹1,00,000 में धंधे का संपत्ति गया, 40,000 बेच दिया, कितना बचा, ₹1,00,000 में एसेट है किसका, धंधे का, या टोटल लायबिलिटी है, ऐसा सोचो, ₹1,00,000 का लायबिलिटी है। नाउ 40,000 संपत्ति एसेट बेचा तो कितना आया, 40,000, कितना बचा, ये 60,000। ए बी दोनों को 30 और 30 इक्वली लाना पड़ेगा, अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल। अच्छा, बी सिर्फ 20,000 ला पाता है तो बी का बाकी 10,000 ए को डालना पड़ेगा, 30 + 10। सो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आर अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल। कर्जा यदि है तो धंधे का संपत्ति बेच के आपको देना पड़ेगा, कम पड़ा तो पार्टनर्स को देना पड़ेगा। कोई पार्टनर डूब गया तो दूसरे पार्टनर को डूबे हुए पार्टनर का कर्जा भरना पड़ेगा। आया समझ में? ऐसे टाइम पे तो ऐसे नहीं हो सकता, जैसे अभी समझो किसी का पार्टनरशिप पे लोन है, तो अगर एक पार्टनर, जैसे समझो बड़ा लोन है कि 200-300 करोड़ का लोन है, तो फिर एक पार्टनर बोलता है कि जैसे 300 करोड़ का लोन है तो मेरे इसमें 150 करोड़ आता है, अगर मेरे से 150 करोड़ होते हैं उसके ऊपर एक भी रुपये मैनेज नहीं हो रहा, तो ऐसे गवर्नमेंट मेरे को ये नहीं देगा कि ठीक है पर तूने तेरा पार्ट किया है तो उसको नहीं, उसको ही करना है। ये इधर अटकेगा। पार्टनरशिप डीड में तुमने साइन किया, तुमने सब एग्रीमेंट दिया ना, तो तुम चेंज नहीं कर सकते डीड। इस महाराष्ट्र में पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो तुमने लिखित फॉर्म में साइन किया है तो तुमको फिर उस हिसाब से करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। ऑलरेडी मैंने बता दिया है, रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में कंपलसरी कर दिया है। कब कंपलसरी किया, 1 अप्रैल 2005। ज़रूरी है ना, झगड़े हो गए पार्टनर्स में,
कोर्ट में चला गया, डॉक्यूमेंट ही नहीं है, एक बोलेगा कि 50-50, दूसरा बोलेगा मैं तो पार्टनर इन प्रॉफिट तो नहीं था, मैं तो लॉस में सहभागी नहीं था। सो कैसे प्रूव करोगे? सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से आपका एग्रीमेंट ओरल, ऐसे तो सेम झगड़े दूसरे स्टेट्स में होते हैं। हाँ, ऐसे सेम झगड़े दूसरे स्टेट्स में होते हैं ना, तो रजिस्टर में। फिर सेक्शन 69 लागू होता है। सेक्शन 69 क्या बोलता है? पार्टनर्स एक दूसरे पर केस नहीं कर सकते। बाहर के लोग मेरे पर केस कर सकते हैं, मैं बाहर के लोगों पर केस नहीं कर सकता। सो इसके डिजेबिलिटीज दिए है। तुम अनरजिस्टर्ड फर्म हो, तुम कोर्ट में जाते हो तो स्टेट बोलेगा एज पर सेक्शन 69 पार्टनरशिप एक्ट 32 नथिंग डूइंग, नहीं कर सकते। इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। तुम ऑन पेपर नहीं रखोगे तो लॉस किसका? तुम्हारा ही रहेगा। इसलिए इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि पार्टनरशिप शुरू करने से पहले आपस के एग्रीमेंट तय किए जाए। पार्टनर्स के प्रकार है, एक्टिव पार्टनर और डोरमेंट पार्टनर और पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। कौन सा पार्टनर कौन सा रोल प्ले कर रहा है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्या कैपिटल, लिखित फॉर्म में होना ज़रूरी है। जॉइंट ओनरशिप और मैनेजमेंट, सिंपल सी बात है। व्हाट इज़ जॉइंट ओनरशिप? संपत्ति के इक्वल मालिक है, मैनेज भी इक्वल दर्जा है, एट द सेम टाइम प्रिंसिपल और एजेंट। ये क्या है? ये सेक्शन 18 में आता है। क्लियर कट है कि सपोजिटली तुम लोग 3 जन पार्टनर्स हो, एक कस्टमर आता है, ABC पार्टनर है, ठीक है। C जाता है कस्टमर के पास डील फाइनलाइज करने। सो एक दूसरे के साथ ABC इक्वल है, दोनों तीनों एक साथ, तो प्रिंसिपल है, बराबर है। लेकिन जब C कस्टमर से बात करता है, डील फाइनलाइज करता है, तो AB पे लागू होगा। सो C विल गो टू द कस्टमर एज एजेंट ऑफ A एंड B। लेकिन इसमें एक इम्प्लाइड अथॉरिटी क्लॉज लागू होता है कि 70,000 का डील उसने 40,000 में कर दिया, बाद में A और B ऐसा नहीं बोल सकते तूने गलत डील किया। AB पे लागू होता है वो डील, क्योंकि विद ईच अदर प्रिंसिपल है लेकिन विद आउटसाइडर एजेंट है। सो जो भी C ने डील किया कस्टमर के साथ, वो बाकी AB चैलेंज नहीं कर सकते। इम्प्लाइड अथॉरिटी इसको बोलते हैं, करेक्ट। और नो डिसोल्यूशन। अब ध्यान से सुनना, डिसोल्यूशन दो क्वेश्चन। जॉइंट ओनरशिप में अगर ऐसे हो गया कि उसने डील अगर बड़ी कर दी, जो सस्ती डील थी वो उल्टी हो गई, तो इम्प्लाइड अथॉरिटी बोलता है फायदा पार्टनरशिप का, लॉस पार्टनरशिप का, क्योंकि प्रिंसिपल और एजेंट है। वो अलग से प्रॉफिट नहीं ले सकता क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ। वो ऐसा नहीं बोल सकता, हाँ सैलरी, वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसको सैलरी एक्स्ट्रा दिया जा सकता है एज एक्टिव पार्टनर, लेकिन नो, एक्स्ट्रा डील हुआ है, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है तो बांटना पड़ेगा तीनों के साथ। डिसोल्यूशन एक अलग से चैप्टर भी, आपको ध्यान से अभी देखो मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ। डिसोल्यूशन 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ध्यान से सुनना, A और B पार्टनर है, एग्रीमेंट कितने लोग के बीच में हुआ है? 2, A और B। C आना चाहता है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होगा, क्योंकि एग्रीमेंट A प्लस B प्लस C 3 हो जाएगा ना, तो AB का एग्रीमेंट डिसॉल्व होएगा, नया एग्रीमेंट बनेगा ABC के साथ, धंधा चालू रहेगा, इसको डिसोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब A, B और C तीनों के बीच एग्रीमेंट खत्म हो गया है, धंधा ही बंद हो रहा है। तुमको चैप्टर है पार्टनरशिप फर्म का, एडमिशन नया पार्टनर आया तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है क्योंकि नया पार्टनर के साथ नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो फर्म डिसॉल्व किया जा सकता है, कोई भी पार्टनर की डेथ हुई, रिटायर हुआ, आपको 14 दिन का नोटिस देके, ठीक है, नया पार्टनर वो बोल सकता है मैं हट रहा हूँ, तो 14 दिन का नोटिस देके वो अलग हो सकता है। तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकता है या फर्म, डिपेंड करता है। धंधा चालू रखना है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हुआ, धंधा बंद करना है तो फर्म डिसॉल्व करना है। क्या आपको समझ में आया? सो ये वीडियो था मीनिंग और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है।